ओके, मेरी आवाज आ रही है? आवाज आ रही है? Yes, sir. हेलो एवरीबॉडी। Yes, sir. Yes, sir. ओके, हाँ, पार्टिसिपेंट सारे आ गए? हाँ, अभी 3 को कुछ एडमिट करना था, कहाँ गया? ओके, एडमिट ऑल। हाँ, तो अभी मैं बता रहा था, व्हाट डू वी कॉल इट? डिफ्यूमॉर्फिज्म। डिफ्यूमॉर्फिज्म इज अ फंक्शन फ्रॉम टू सरफेसेस, बिटवीन टू सरफेसेस, such that what? Such that it is bijection and it is differentiable both ways. और differentiability की थोड़ी सी complicated definition है, but उतनी भी complicated नहीं है, frankly speaking. और we say a diffeomorphism, एक तो वो diffeomorphism हो, a diffeomorphism जो हमने इससे पहले किया था, diffeomorphism F from S1 to S2 is called an isometry. Is called an isometry if it takes curves in S1 to curves of the same length in S2. तो अगर कोई diffeomorphism है, means it is bijection and of course it is differentiable and its inverse is differentiable also. Then हम इसको isometry कहते हैं कि अगर वो कोई भी arc length, of course ये bijection है, so every point is mapped to this surface here. So if I take any arc length, तो यहाँ पे उसका image होगा क्योंकि bijection है 1 1 to 1. So अगर वो यहाँ पे मैप होता है, of course ये कर्व और ये कर्व डिफरेंट होगी, लेकिन इसकी लेंथ इस कर्व पे और इसकी अगर लेंथ सेम है, तो हम कहेंगे ये जो f है ये आइसोमेट्री। एक तो वो लेंथ प्रिजर्व करे आर्क्स की फ्रॉम वन सरफेस टू अनदर एंड ऑफ कोर्स इट हैज टू बी डिफरेंशिएबल बोथ वेज। तो अगर मेरे पास दो सरफेसेस हैं S1 S2, और अगर ये डेफिनेशन तुम समझ गए और चूंकि मुझे थ्योरम चाहिए, सो लेट्स ओके, now we want to do a theorem regarding the isometries. Theorem ये कहता है a diffeomorphism F, यानी diffeomorphism कब होगा isometry? A diffeomorphism F from S1 to S2, where S1 and S2 are two surfaces, where S1 and S2 are surfaces, is an isometry if and only if for any surface patch let me call it sigma 1 of S1 and F composition sigma 1 on S2, because sigma 1 is a set of points here, ये मैप होगी किसी दूसरे पैच में, तो इसका नाम अगर मैंने सिग्मा 1 रखा तो ये होगा F composition sigma 1. F मैंने इस पे लगाया तो we get here. So जिसका नाम मैं अगर रखूं sigma 2 तो कोई बुरा नहीं होगा, right? On S2 यानी इन दोनों पैचेस के लिए, कोई भी दो पैचेस अगर मैं लूं यहाँ पे, यहाँ से यहाँ, तो इसके जो इमेज पैच है, they have the same first fundamental form. If and
if and only if for any surface page and this, we have the same first fundamental form. फंडामेंटल फॉर्म कहने का मतलब है यहां पे जब मैं इवैल्यूएट करूं अपना ई एफ एंड जी, ऑफ कोर्स किसी भी पॉइंट पे इस पैच पे, फिर इसको मैप करूं मैं यहां पे, फिर यहां पे अपना सरफेस का अपना ई एफ जी होगा। अगर जो यहाँ पे ई एफ जी मिलते हैं, मतलब विच आर द फर्स्ट ऑर्डर फंडामेंटल मैग्नीट्यूड, और यहाँ पर भी सेम मिलते हैं आफ्टर मैपिंग इनटू दिस सरफेस, अगर उनकी नंबर्स के वैल्यूज ये कुछ नंबर्स होते हैं व्हेन वी इवैल्यूएट देम एट अ पॉइंट, तो अगर इस पैच में और इस पैच में जो इसकी इमेज पैच है हमें वो सेम नंबर्स मिलते हैं, then it must be an isometry. Of course, it must be Fuzzy diffeomorphism, and it must be 1-1-2, and of course, then only can I talk of patches like this. So this is the theorem कि अगर first fundamental form same है, यानी अगर EFG जो यहाँ evaluate होगा वो इसकी image में भी होगा, then F must be an isometry, provided that F is a diffeomorphism. So let's go to the proof. इसका proof भी कोई खास उतना मुश्किल नहीं है. So let's say जो कि मैंने कहा था sigma 2 is now F composition sigma 1, and remember that I have a surface जिसपे एक patch है जिसका मैंने नाम लिया है sigma 1, then I apply कोई दूसरी complicated सी surface है जिसका पता नहीं ये क्या बन गया, okay whatever, चलो मैं इसको थोड़ा सजाता हूँ. Okay, I have got another patch, F इसको मैप करेगी to some other complicated, थोड़ा सा मैं इस पैच को डिफरेंट कर देता हूँ क्योंकि ये एक जैसा हो जरूरी नहीं है, एंड इस पैच का नाम मैंने दे दिया सिग्मा 2. ठीक है, सो वी हैव टू शो दैट, ओके, नाउ सपोज दैट दे हैव द सेम फंडामेंटल फॉर्म. सपोज sigma 1 and sigma 2 have the same fundamental form. तो मुझे लगता है कि आर्क लेंथ जो यहाँ पे होगी उसकी जो मैपिंग होगी इधर वो भी सेम होगी, मतलब we have to show that arc length is same for any arc here and its image arc here in this patch have the same fundamental form. पहला साइड तो बिल्कुल ऑब्वियस है. Okay, now if t, then if t, मैंने नोट्स में थोड़ा सा गलत लिखा है, अगर तुम वो पढ़ोगे ना उसमें मैंने लिखा है we show that they have the same fundamental form. वो नहीं है, actually we suppose that they have the same fundamental form. अभी मैं नोट्स में पढ़ रहा हूँ, suppose that जो मैंने यहाँ लिखा वो सही है, पता नहीं उल्टा कुछ मैंने लिख दिया. Okay, now if we have any arc on the surface which sends some parameter to the coordinates of the surface, now remember that this is an arc in the domain. Okay, so I have an arc in the domain which would give rise to an arc on this patch, जिसको मैं लिखूंगा alpha 1 alpha t. Now be a curve in the domain of the surface patch sigma 1, and let alpha 1 equal to, इसको मैं sigma 1 रखूंगा, लेकिन तुम्हें सोचना है it is just the equation of the r. वैसे मैं लिख सकता था लेकिन फिर मुझे सरफेस का नाम, मतलब बजाय मैं पूरी सरफेस के, मैं मतलब है तो ये r is equal to r at u भी, अगर ना मैं चाहूँ, या R1 फॉर, लेकिन चूंकि मैं पैच पे ही फोकस्ड हूं तो मैं इसके बजाय लिखूंगा sigma 1 is equal to sigma 1 at UB. मतलब नाम मैंने बदल दिया जस्ट फोकस ऑन दिस पैच. वो जरूरी भी है क्योंकि जरूरी नहीं है कि दूसरी जगह पे भी मतलब सेम ही हो. ओके, मतलब हर जगह सेम हो ये जरूरी नहीं है, लेकिन इस पैच और इस पैच का सेम हो वो जरूरी है, मतलब सेम फंडामेंटल. So they have the same fundamental form. So let this be sigma 1 at ut vt. ये हमारी एक curve है on this patch, and of course similarly alpha 2 t is equal to sigma 2 evaluated at some ut vt
be the corresponding curves, corresponding curves in S1 and S2. In S1 and S2, since f of sigma 1t, क्योंकि पैच को ले जाता है f यहाँ से यहाँ, f of sigma 1 at t, I should write alpha, हाँ चलो चलेगा, f of alpha 1 लेता हूँ मैं, चलो alpha 1 at t is equal to alpha 2 at t. Now that is what I mean by corresponding curves. Now the definition for the length is very straightforward. How do we define a length of a curve? Alpha, हाँ चलो, s at t जो होता है is equal to t naught to t. अगर कोई कर्व है उसकी जो लेंथ है हम लिखते हैं अल्फा t डॉट dt. हम डॉट का लेते हैं, right? And if this curve lies on the surface, now remember that if this curve lies on some surface, then this can be written as alpha at t must be equal to r, या sigma in this case, sigma at, चलो मैं r लिखता हूँ, alpha at t must be r at ut vt, and if I want to evaluate alpha at t, it is equal to r sub u du by dt plus r sub v dv by dt, which is the same thing as ru into u dot plus rv into v dot. So if I want to find the length of a curve on a surface, it is basically t naught to t, from this point to this point, जो भी parameter values हो, it is actually ru u dot plus rv v dot. In our case, I could have written it as t naught to t, क्योंकि मैं अल्फा से रिप्रेजेंट करता हूँ, अल्फा u dot sigma v v dot. लेकिन मतलब कुछ भी हो, this is basically can be written in terms of fundamental magnitudes like this. अगर हम इसको evaluate करें इस dot product को, so it would be just e u dot square plus twice f u dot v dot plus g v dot square whole raised power 1/2 dt. तो अगर मैं इसको evaluate करूं इसका dot product खुद के साथ, this is the arc length on a surface पे arc length का फॉर्मूला ये है, ठीक है? अब चूंकि हमारे पास जो कर्व्स हैं अल्फा 1t एंड अल्फा 2t, राइट? एक कर्व है यहाँ पे, पैच इधर है, राइट? दूसरा कर्व है यहाँ पे, जो ना इसकी एक कर्व यहाँ पे कहीं पे है, दूसरी यहाँ पे है, लेकिन जिस पैच में है उनका जो EFG है वो सेम है, और जब मैं इनकी लेंथ निकालूंगा फ्रॉम पैरामीटर टू सम वैल्यू t, चूंकि EFG सेम है तो उनकी आर्क लेंथ भी ऑब्वियसली सेम ही होगी, वही मैं लिखूंगा इन वर्ड्स, ठीक है? इट इज क्लियर दैट alpha 1 and alpha 2 have the same length, since both lengths are found by integrating the expression found by integrating the expression eu dot square plus twice f u dot v dot plus g v dot square whole raised power 1/2, where e du square plus twice f du v plus g dv square is the first fundamental form. क्योंकि इनका फर्स्ट फंडामेंटल फॉर्म सेम है तो ये जो वैल्यू होगा ये भी सेम ही आएगा,
is the first fundamental form. तो इसका एक हिस्सा स्ट्रेट फॉरवर्ड था, राइट? फंडामेंटल फॉर्म. So therefore it's an isometry. Therefore F is an isometry. क्योंकि इनकी लेंथ सेम आएगी. Conversely, suppose that F is an isometry. क्योंकि अब हमने conversely suppose that F is an isometry and T goes to UTVT is a curve defined in U, is a curve defined in U and open set bracket में लिखूंगा मैं, open set in the domain of पहले मैं इसको एडमिट करता हूँ. डोमेन ऑफ, उसका नाम मैंने क्या लिया था कर्व का, चलो सिग्मा 1, द पैच on the surface S1. इस पैच को मतलब डोमेन में जो आएगा उसके वहां कोई कर्व है and sigma alpha 1 at T equal to sigma 1 at UT VT and alpha 2 at T, oh shit, alpha 2 at T equal to sigma 2 at UT VT are the corresponding curves on the surfaces S1 and S2 with, important है कि sigma 2 is F composition, sorry I should write alpha 1, चलो मैं दूसरे पेज पे जाता हूँ, with alpha 2 is equal to F composition alpha 1. Then the lengths, because it's an isometry, lengths of alpha 1 and alpha 2 are same. We have to show that they must have the same first fundamental form. Same length का मतलब ये है, it implies that T0 to T, let me write it as E1 U dot square plus twice F1 U dot V dot plus G1 V dot square whole raised to power 1 by 2 dt is equal to T0 to T E2 U dot square plus twice F2 U dot V dot plus G sub 2 V dot square whole raised to power 1 by 2 dt, where E1 du square plus twice F1 du dV plus G1 dV square and E2 du square plus twice F2 du dV plus G2 dV square are respectively the first fundamental forms of the surfaces S1 and S2. ठीक है? So we have to show that. So पहले तो अगर मैं इसको इंटीग्रेट करूं, fundamental integrating both sides,
I will get, चलो मैं नए पेज पे जाता हूँ, integrating both sides, we get, of course we will get E1 u dot square plus twice F1 u dot v dot plus G1 v dot square is equal to E2 u dot square plus twice F2 u dot v dot plus 2 v dot square. ठीक है? Let's call it star. So we basically have to show that जो मुझे दिखाना है ना कि अगर ये isometry है, मैंने assume किया ये isometry है, I have to show that they have the same first fundamental form. तो उसके लिए मुझे दिखाना जो मुझे है, मुझे दिखाना है E1 is equal to E2. Of course F1 is equal to F2 and G1 is, अगर मैंने इतना दिखा दिया तो फिर इनका first fundamental form same है from this equation. Okay, now we fix some T naught and let U naught equal to U at T naught and V not equal to V at T naught be 2 points, be a point in the domain of course, what was it? Alpha 1. And we apply the following three choices. We apply the following three choices to the curve starting at U0 V0. Oh, let me write it rather R1 at U0 V0. Rather sigma 1 at V0. तो मैंने एक पॉइंट फिक्स किया और मैं अब कह रहा हूं मैं ये तीन पर्टिकुलर कर्व्स लूंगा, तो उस हिसाब से मैं देखूंगा कि मतलब प्रूव करूंगा कि E1 is equal to E2. तो पहली चॉइस मैंने क्या की प्रूव, फर्स्ट मैंने U को लिया U0 plus T minus V0, राइट, एंड V को पुट किया जस्ट ए कांस्टेंट, V is equal to V0. ठीक है, अब ध्यान देने वाली बात है ये है क्या, इसका मतलब है क्या, इसका मतलब बेसिकली है जो मेरी डोमेन है, आई विश, ओके, मैंने एक पॉइंट यहाँ पे फिक्स किया था U0 V0, राइट, सो ऑफ कोर्स देयर इज अ कॉरेस्पॉन्डिंग पॉइंट जो उसका सरफेस पे है यहाँ डोमेन में, तो मैंने कर्व ऐसी ली कि उसका जो U0 है, इट्स U0 वेरीज एज t, राइट, और V0 फिक्स्ड है, V डजंट चेंज, सिर्फ एक ही डायरेक्शन में ये चेंज हो रही है, तो यहाँ पे एक कॉरेस्पॉन्डिंग कर्व है, लेकिन यहाँ पे जब ये कॉरेस्पॉन्डिंग कर्व है, अगर V कांस्टेंट है देन V डॉट मस्ट बी इक्वल टू 0. V डॉट अगर 0 है, आवर चॉइस ऑफ कर्व अगर ये है, तो इस एक्सप्रेशन से मुझे मिलेगा कि V डॉट 0 है फॉर दिस कर्व. अगर इस कर्व के लिए V डॉट 0 है, V डॉट 0 कर दो दोनों साइड्स पे, यू विल जस्ट गेट, ऑफ कोर्स U डॉट 1 होगा, इसको जब डिफरेंशिएट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू t बिकॉज दे आर फिक्स्ड, U डॉट हमें 1 मिलेगा फॉर दिस चॉइस एंड V डॉट मिलेगा 0. तो इस फ्रॉम स्टार जो मैंने इक्वेशन बुलाई, फ्रॉम स्टार वी विल गेट E1 मस्ट बी इक्वल टू E2, क्योंकि ऑफ कोर्स U डॉट 1 है तो V डॉट 0 है. सिमिलरली आई कैन मेक अनदर चॉइस, चॉइस नंबर सेकंड. चॉइस नंबर सेकंड ये थी कि U इज इक्वल टू U0 एंड V इज इक्वल टू, बिल्कुल वही, अब U0 को फिक्स कर दिया, V0 प्लस T माइनस T0. अगर मैं ये कर्व लेता हूं, सो इससे मुझे मिलेगा, so which would imply then G1 must be equal to G2 because it is true for all curves in that patch. पैच में जितनी भी कर्व्स है उनके लिए वो एक्सप्रेशन सही है. कौन सी एक्सप्रेशन? E1 U dot square plus twice F1 U dot V dot plus
G1 V dot square is equal to E2 U dot square plus twice F sub 2 U dot V dot plus G sub 2 V dot square. तो ये मिला मुझे. अब तीसरी कर्व में लूंगा, U is equal to U naught plus T minus T naught and V मिलेगा मुझे U naught plus T minus T naught. इससे मुझे क्या मिलेगा, U dot is equal to 1 and V dot is equal to 1. तो फ्रॉम स्टार मुझे मिलेगा U dot V dot को 1 कर दो तो E1 plus twice F1 plus G1 is equal to E2 plus twice F2 plus G2. लेकिन मैं अभी प्रूव कर चुका हूं, इससे पहले E1 E2 के बराबर है और G1 G2 के, तो उससे मुझे मिलेगा F1 is equal to F2. Hence क्या है अपना, वो क्या नाम रखा था मैंने, सिग्मा 1 एंड सिग्मा 2 have the same first, ये थोड़ा सा उतना मतलब you can understand it, first fundamental form, क्योंकि इसके same first order fundamental magnitudes. So that finishes our unit, almost unit. अब एक ही चीज इसमें रह गई है, should we do it? मैं यूनिट 3 का कुछ करूँ. ओके, वो ये है जो कि ज्यादा कुछ है नहीं, थियरम है छोटा सा, वो ये है, तो वो ये है, द एरिया ऑफ ए surface patch does not change under reparameterization. इसका छोटा सा प्रूफ है, मुझे लगता है तुम वो समझ जाओगे. उसमें सिर्फ जैकोबियन का यूज है, क्योंकि ऑफ कोर्स चेंज ऑफ पैरामीटर कर रहे हैं तो कहीं पे जैकोबियन आएगा. तो अगर तुम नोट्स में देखोगे तो इट शुड बी इजी. नोट्स में देखोगे तो इट शुड बी इजी, तो ये तुम खुद करोगे. आई लीव दिस टू यू. मतलब आधे पेज का प्रूफ है, उतना ज्यादा है, because I want to actually go ahead to our unit 4, क्योंकि मैं चाहता हूँ इसमें से भी तुम कुछ कर लो. So this finishes our unit 3. Deparameterization वाला तुम करना, आधे पेज का है, आधा पेज भी नहीं है, एक ही से आर्गुमेंट है थोड़ा सा जो इस थ्योरम का है. यूनिट 4 जो है, बेसिकली यूनिट 4 में हम करना क्या चाहते हैं. यूनिट 4 में एक ही मतलब मेन जो हमारा मकसद है, हम ये दिखाना चाहते हैं वो जो गाउसियन कर्वेचर था, गाउसियन कर्वेचर K, which was the product of K sub A and K sub P, which was basically T square by H square, and which is ln minus m square divided by Eg minus F square. ठीक है, तो बेसिक जो हम इस थ्योरम में अल्टीमेटली जहां हम पहुंचना चाहते हैं, इधर से उधर से सब जगह होके हम ये दिखाना चाहते हैं इस यूनिट में, मेन जो हमारा रिजल्ट है वो है व्हाट वी कॉल थ्योरम एग्रेगियम. बड़ा थ्योरम एग्रेगियम ये कहता है कि यू कैन राइट दिस गाउसियन कर्वेचर in terms of EFG. You can write, we can write this in terms of EFG and its partial derivatives. यानी अगर मुझे EFG पता है तो मैं ये K निकाल सकता हूँ. देखो डिनोमिनेटर में है ही इसके EFJ, तो मुझे अगर प्रूव करना है, I have to show that ln minus m square can be written, है ना. मतलब मुझे फिर इसी को पे फोकस करना है ना. ln minus m square can be written as in terms of EFG and its partial derivatives. यानी मेन का मेरा ये कि ln minus m square can be written in terms of EFG and its partial derivatives. इसको हम ऐसे भी कहते हैं कभी कभी, इसी आइडिया को, गाउसियन
curvature is intrinsic. इसकी स्टेटमेंट को थ्योरम एग्री किया, और ये भी मैं कह सकता हूं, मैं यही लिखूं ना कि L minus m square can be written in terms of EFG and its partial derivative, तो वो भी सही है। इंट्रिंसिक का मतलब ये है I don't need any reference to ambient space, जो x कोऑर्डिनेट, y कोऑर्डिनेट, z कोऑर्डिनेट क्या होगा यहाँ पे x y z, मतलब ये कैसे है इन दिस 3 डायमेंशनल स्पेस मेरी सरफेस, उसका इसके साथ कोई कनेक्शन नहीं। अगर मुझे पता है कि मैं यहाँ लेंथ कैसे मेजर कर सकता हूँ, यानी अगर मुझे पता है EFG, वही हुआ ना कि लेंथ कैसे मेजर कर सकते हैं इस सरफेस पे, अगर मुझे वो पता है तो मैं यहाँ का कर्वेचर पता कर सकता हूँ। इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट थियरम। सो दैट्स व्हाट वी वांट टू गेट टू, और उसके लिए मुझे बेसिकली आई हैव टू गेट, अब प्रॉब्लम ये है कि ये जो गाउसियन, ये ln माइनस m स्क्वायर को लिखना इन टर्म्स ऑफ EFG एंड इट्स पार्शियल डेरिवेटिव्स, वो जो फॉर्मूला है वो बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड है, मतलब सीधा साधा फॉर्मूला नहीं है कि दिस डिवाइडेड बाय दिस, थोड़ा लंबा चौड़ा सा लेकिन है एक फॉर्मूला, वी कैन राइट ln माइनस m स्क्वायर, तो वही हमें करना है। सो फॉर दैट लेट अस स्टार्ट विद समथिंग कॉल्ड कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन ऑफ अ सरफेस। ओके, rather than we call them fundamental equations of a surface, तो शुरुआत हम करेंगे what we call fundamental equations of a surface. Let me write them down. And remember there हमारा focus इस पे है कि ln minus m square can be written in terms of EFG and its partial derivatives. Of course a complicated formula है, लेकिन we can, मतलब formula है। तो fundamental equations of a surface में आता है हमारा पहला what we call Gauss's formula. Gauss's formula, ये उसने इवैल्यूएट किया सबसे शुरुआत में, उसमें है RUU is equal to ln plus L sub RU plus lambda sub RV, R sub UV is equal to m times n plus small m times RU plus mu times R sub V, and RVV, ये फॉर्मूला जो तीनों हैं सेकेंड ऑर्डर पार्शियल डेरिवेटिव्स के, is equal to n times n plus small n times RU plus nu times R sub V। ये है जिनको हम बोलते हैं गाउसेस फॉर्मूले। अब आइडिया ये है क्योंकि n R sub U and R sub V is a basis, is a local basis on a surface, यहाँ पे n है, यहाँ पे RU है, यहाँ पे RV है, so I can write any vector starting from here at this point in term as a linear combination of these three vectors. The question is if I can write RUU in terms of the linear combinations of these vectors, as a, मतलब इसको मैं treat कर रहा हूँ इन तीन vectors को as a basis for writing these three vectors, second order partial derivatives. And you have to remember ln minus m square में second order partial derivatives ही involved है। तो अब I want to evaluate these coefficients and show that these coefficients can be written in terms of EFG. मेरी बात समझ में आ रही है? अब पहली बात यह है कि इसको मैंने पहले ही L लिख दिया है ना, L तो ऑलरेडी पता है, LMN R second order fundamental magnitudes। सेकेंड ऑर्डर फंडामेंटल मैग्नीट्यूड सपोज यहाँ पे A होता, अगर मैं दोनों का लूंगा पार्शियल डेरिवेटिव, अगर मैं दोनों का लूं विद रिस्पेक्ट टू n डॉट RB इज 0, n डॉट RU इज 0, इसका मतलब ये जो L है यहाँ पे, ये जो यहाँ पे नंबर है ना L, ये L ही होगा ना, बिकॉज देन आई विल गेट L इनटू n डॉट n इज इक्वल टू n डॉट RUU। यही है ना डेफिनेशन L की, L इज बिकॉज दिस इज 1, L इज इक्वल टू n डॉट RU, m is equal to n dot RUV। यानी कहने का मतलब जब मैं इसको बेसिस में लूंगा n के कोएफिशिएंट्स तो ऑटोमेटिकली फिक्स हो गए L, M and n, क्योंकि अगर जो भी यहाँ पे होगा इट हैज टू बी L, क्योंकि इट हैज टू बी डॉट प्रोडक्ट ऑफ RUU विद n, M हैज टू बी, मतलब आई हैव, मतलब वी ऑलरेडी राइट देम बिकॉज दैट इज ऑब्वियस कि n जो वेक्टर है यूनिट नॉर्मल, उसके कोएफिशिएंट्स होंगे LMN इन दीस थ्री इक्वेशंस।
So basically we have to focus on this small m, small l, m, n and lambda mu nu. तो इनको हम बोलते हैं क्रिस्टोफर सिंबल्स. So let me write down where we know that L, M, N are second order fundamental magnitudes and L, M, N and lambda mu are called Christoffel symbols, जिनको हमें इवैल्यूएट करना है बेसिकली. ठीक है? So we have to evaluate them and we will show that they can be written in terms of EFG and various partial derivatives. So let's call them equation 1, 2 and 3. So ये हम लिख सकते हैं since RU, RV and N form a basis for R3 and our surface lies inside this R3. Yeah. Okay. Yeah, मतलब we can write the equations, let me call them 1, 2 and 3 are valid. Okay, so we show that हमें जो दिखाना है इसमें, we show that this L, M, N and lambda mu nu can be written in terms of E, F, G and their partial derivatives with respect to their partial derivatives with respect to, मैंने थोड़ा शायद जल्दी कर दी यहाँ पे. ओके, तो बेसिकली ये है, ये जो गॉसेस फॉर्मूला है तो ये वैलिड बिकॉज दिस फॉर्म्स अ बेसिस. एनी वेक्टर कैन बी रिटन इन टर्म्स ऑफ बेसिस. अब इसमें ये कोएफिशिएंट्स तो ऑब्वियसली फिक्स्ड है बिकॉज दे आर द रिजॉल्वेड पार्ट्स ऑफ n इन RUU in the direction of n. The question is these, ये जो गॉसेस फॉर्मूला है, ये जो क्रिस्टोफर सिंबल्स है, ये 3 नंबर्स और ये 3 नंबर्स, we want to show that they always can be written in terms of EFG and their partial derivatives. I want to stop here क्योंकि अब हमारे पास 1-2 मिनट रह गए हैं. किसी को कोई क्वेश्चन पूछना है रिगार्डिंग दिस जो हमने अभी किया? Anybody? हेलो, मेरी बात सुन रही है ना? हो, सुन रहे हो ना सब? आवाज आ रही है? जी सर. हाँ, मैं ये कह रहा था कि हमें बेसिकली ये अभी नहीं हो सकता कि मैं ये दिखा दूं 1 मिनट में कि इट कैन बी रिटन इन टर्म्स ऑफ EFG एंड देयर पार्शियल डेरिवेटिव्स. यस सर, अभी कल बात, तो वो कल देखेंगे. लेकिन मैं कह रहा हूं कि कोई क्वेश्चन है रिगार्डिंग जो हमने अब तक किया? थोड़ा सा हमारा थ्योरम आज थोड़े से कॉम्प्लिकेटेड थे बट आई थिंक यू कैन डू इट. हाँ, ये वाला इजी है. वी जस्ट हैव टू शो दैट दे कैन बी रिटन इन टर्म्स ऑफ EFG एंड अदर पार्शियल डेरिवेटिव्स. तो कोई क्वेश्चन? तो तुम क्या करोगे? तुम ऐसा करो, तुम वो मुझे भेज देना. गॉड ब्लेस यू. इसको हम यही खत्म करेंगे. तो मैं सर और स्टूडेंट्स बोल रहे थे अगर कुछ फाइनल एग्जाम के लिए कुछ गेस मिलेगा तो. गेस तो यही है ना, अब इससे ज्यादा गेस क्या चाहिए? 8 में से 4 क्वेश्चन करने हैं. उसका मतलब है अगर तुमने 2 ही यूनिट अच्छे से प्रिपेयर किए करे तो सारा हो जाएगा. और तीसरा भी कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इंपॉर्टेंट सब है तो इतना तो तुम कर ही सकते हो. 2 यूनिट तो तुम कर ही सकते हो. आज अच्छे खासे आए हैं, 28 आए हैं. सर तीसरी यूनिट में अगर इम्पोर्टेंट मिल जाता तो. हाँ, जल्दी बोलो.